साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। औरंगजेब की मजार को लेकर जिस तरीके की अफवाह फैली, उसके बाद जिस तरीके की हिंसा हुई और पिछले दिनों फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से इस देश में सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, एक पक्ष महिमा मंडन कर रहा है, दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है। क्या सियासत इस तरह के हादसे, इस तरह की घटना की जड़ में है, या वाकई फिल्म को जिम्मेदार माना जा सकता है? फिल्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर हिंसा को लेकर पूरी जानकारी देते हुए जिक्र फिल्म छावा का किया था। उन्होंने कहा था कि छावा फिल्म के आने के बाद लोगों ने औरंगजेब की क्रूरता को करीब से पहचाना या करीब से देखा है। क्या ये ठीक था? क्या फिल्म को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्योंकि जो तमाम बातें फिल्म में दिखाई गई हैं, निर्माता निर्देशक का दावा है कि ज्यादातर चीजें जो है वो पुस्तकों में, किताबों में, तमाम जगहों पर पहले से ही अंकित है। अब सवाल यह है कि उसके जरिए सियासत हो रही है। सियासत हो रही है तो कौन कर रहा है? दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से जो सवाल उठा रहे हैं संजय राउत, उनका कहना है कि भाई नागपुर तो खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर दंगा कौन करवा सकता है? आरएसएस का गढ़ है, वहां पर दंगा कौन करवा सकता है? इशारों इशारों में आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? ये तमाम अहम बातें हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब आखिर अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्यों इसको लेकर इस तरीके की सियासत तेज हो गई? और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में सुलगी आग कई और राज्यों तक भी पहुंची है, जहां पर इस पर बात, चर्चा, बहस, विवाद सब हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार इकबाल ममदानी साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। बहुत स्वागत है इकबाल सर आपका हमारे साथ अमरुजाला.com पर। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सवाल यह है कि अभी अपडेट क्या मिल रहा है, माहौल क्या है? क्योंकि देखिए, मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्त में ले लिया है पुलिस ने, और तमाम लोगों को भी लिया है, जांच लगातार जारी है, लेकिन पूरा अपडेट अभी क्या है? देखिए शिव, पहले तो मैं आपके अमर उजाला के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना पसंद करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आदर्श जी आपने कहा कि नागपुर की स्थिति क्या है। फिलहाल तो नागपुर के अंदर जो मेन मास्टरमाइंड जिसे फहीम शमीम खान को बताया गया था, उस फहीम हम्म। शमीम खान को अरेस्ट कर लिया गया है और 21 तारीख तक उसको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का जो माहौल है वो हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत खराब है। हालांकि इस मामले के अंदर कुल 51 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और काफी लोगों की छानबीन की जा रही है। देखिए, ये मामला आया 17 तारीख को प्रकाश के अंदर, उस वक्त जिस दिन शिवाजी जयंती की बात थी, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह का औरंगजेब को लेकर के मोर्चा निकाला था। ये इन सारी चीजों को लेकर के सिर्फ नागपुर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह के अलग अलग धरना प्रदर्शन किए गए थे, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं सामने आ रही थी और ये माहौल खराब करने की बात सामने लगातार आती जा रही थी। और सिर्फ अगर इससे पहले हम देखें तो महाराष्ट्र के पहले भारत के अंदर इस तरह यूपी संभल वगैरह के अंदर जो चीजें सामने आई, बिहार के अंदर सामने आई, होली के नाम पर, इससे पहले आज तक के इतिहास में कभी न ही मस्जिदों को ढका गया था, ना ये कहा गया था कि साल के अंदर 52 जुमा आते हैं, होली सिर्फ एक आती है। तो ये जो है एक तरीके से मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देश को बांटने की या तोड़ने की राजनीति जो है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर के जो समझदार व्यक्ति है, जो देश को चाहता है, वो सभी का विरोध है। हालांकि आपने हम्म। देखा जो होली को लेकर के भी माहौल बनाया गया था, लेकिन जनता ने इतनी समझदारी का तो पेश किया मामला सामने कि जिसको लेकर के ना दंगा हुआ, ना कुछ छूट-फूट कुछ घटनाएँ हुई है, उसे मैं हम्म। बिल्कुल नहीं गिनता। लेकिन एक मेजर पूरी तरीके से जो देश भर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर जनता ने बहुत ही शांति से नमाज़ भी अदा की और होली का पावन जो त्योहार है वो भी मनाया गया। और हालाँकि उसको लेकर के बाद में बात आई नागपुर की। देखिए, नागपुर का मामला भी अगर औरंगज़ेब की बात करें, तो आज औरंगज़ेब मुझे लगता है कि इतना बड़ा टॉपिक हो गया है कि जब कोई मामला सामने आए तो औरंगजेब पेश कर दो, या भारत के अंदर कहीं दंगे की बात आए तो दाऊद पेश कर दो। तो देखिए, हम्म। ये एक तरीके से मुझे लगता है सरकार की नाकामी है, या सरकार खुद अपनी जितनी चीजें हैं उसे बताना नहीं चाहती। देखिए, हालांकि हम्म। जो जानकार है उनका मानना ये है पूरे मामले के अंदर कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए औरंगजेब, दाऊद, इस तरह के जो मसले है वो लगातार सामने लाती है, दो समुदायों के बीच ये लड़ाई कराने की बात कर रही है। हालांकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि लोग ये ना पूछ सके कि आपने हमारे काम के, हमारे जॉब के लिए क्या किया। देखिए, हम्म। पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी संसद के अंदर कहा कि कुंभ के अंदर मोदी जी ने जो मामला उठाया है कुंभ को लेकर के, वो हमारे ट्रेडिशनल का एक हिस्सा है, वो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बताया कि क्या जॉब का क्या होगा, जो सरकार बच्चे लाइन में लगे हैं उनका क्या होगा। हम्म। हालांकि ये आप पिछले कई लंबे समय से देखो तो देखिए इस तरह की चीजें सामने आ जाती है, चाहे वो कुंभ के नाम पर हो, चाहे होली के नाम पे हो, आस्था के नाम पर हो। लेकिन जहाँ नाकामियां आती है वहां उसका जिक्र नहीं होता है।
तो इसी तरीके से नागपुर जो है वो मुझे लगता है कि 100 साल के इतिहास से ज़्यादा का वहाँ इतिहास है कि वहाँ दंगा हिंदू मुसलमान तक कभी नहीं हुआ। हालाँकि अगर हम्म। हम बात करें इस बार की, तो ये जो दंगा है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गंभीरता से रोका जा सकता था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की अगर बात लेकिन करें तो यही मुस्लिम इसीलिए पक्ष मैं के सवाल कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसके बाद वहां जी पर इस बिल्कुल। तरीके से धक्के हो जाते हैं। देखिए लेकिन मैं देखिए उस सवाल पर भी दोनों तरफ से है। बाकायदा ट्रॉली में पत्थर रखकर पूरे इंतजाम के साथ पेट्रोल बम लेकर पहुंचना, ये भी तो एक सुनियोजित था ना सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आदर्श उसी पे आ रहा हूँ कि ये मामला जब चला दोपहर को, तो इसके अंदर मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जो शिकायत है वो पुलिस के आला अधिकारियों से की थी और उनसे तुरंत इस पूरे मामले के अंदर एक्शन लेने की बात की गई थी। लेकिन वहाँ उन्होंने कोई काम नहीं दिखाया। दोपहर को जब ये लोगों ने जब विरोध किया, विरोध के अंदर नहीं हुआ, तब औरंगज़ेब का पुतला लाया गया और पुतला फूँका गया। पुतला फूँकना, उससे मुसलमानों का कोई विरोध नहीं था। मुसलमानों का जो विरोध था वो ये था, जो चादर जलाई गई जिसपे हम्म। कुरान के वर्सेस लिखे गए थे, यानी कि जो कलमा लिखा गया था, जिसको लेकर के जलाने पर वो एक विवाद जो है वो तूल पकड़ा, और वो तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि मुसलमानों के लिए कुरान या उसके नबी की जो बात है वो उसकी जान से बढ़कर होती है, और पुलिस को इस मामले के अंदर बहुत गंभीरता से ये भी सोचना चाहिए था कि अगर वो चाहती तो इस मामले को तुरंत रोका जा सकता था। हालांकि इस मामले के अंदर फहीम खान को जो पकड़ा गया है, फ़हीम ने जो स्पीच दी थी उसके अंदर भी एक भीड़ नज़र आ रही है सामने, जिसके अंदर वो संबोधित कर रहे हैं, और वही उसके अंदर भी वो यही चीज़ कर रहे हैं कि हमने पुलिस के और सारे लोगों से बात की, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ें नहीं आई। तो ये हम्म। एक बहुत गंभीर विषय है, और आपने जिस तरीके से कहा कि इस मामले के अंदर ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसमें कोई हम्म। डाउट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है। दोनों ही हम्म। अ, ज़िम्मेदारियों के पद जो है वो उसके, और उससे बड़ी बात जो है वो सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अपना क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र। हम्म। नितिन गडकरी खुद भी महल से आते हैं जिस इलाके में ये दंगा हुआ है, लेकिन इससे हम्म। पहले की अगर बात करूँ, देखिए नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की तालमेल कितनी अच्छी है, ये हर कोई मीडिया के अंदर जानता है, हम्म। बखूबी जानते हैं कि क्या चलता है, कैसे चलता है। महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके पहले भी ये कहा जाता है कि नितिन गडकरी नाराज थे, जिसको लेकर लोकसभा इलेक्शंस में वो बाहर नहीं किए थे, जिसका हम्म। खामियाजा बहुत बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन इस बार विधानसभा के अंदर आरएसएस के कहने पर उन्हें वहां जाना भी पड़ा है, और जा करके उससे माफी भी मांगनी पड़ी है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के सभी जानते हैं कि ये किस तरह के इनके रिश्ते हैं। कुछ ही दिन पहले एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के अंदर नितिन गडकरी ने जब स्पीच दी थी, आप उस स्पीच को हम्म। गौर से सुनिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान या इस तरह की बातें करता है तो मैं उसे लात मारने की बात करता हूँ। यानी कि हम्म। अगर आप देखोगे तो नितिन गडकरी जो है उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से मुस्लिम वोटों से भी जीतते हैं, क्योंकि काफी मुस्लिम जो है वो उनके समर्थन के उनके साथ में। हालांकि हम्म। अगर आप इतिहास देखोगे तो 90 साल का इतिहास है कि वो क्षेत्र पूरा कांग्रेस के हाथ में रहा है, लेकिन 2014 के बाद से तीसरी बार जो है नितिन गडकरी वहां के सांसद बने हैं। तो हम्म। इन सभी ही चीजों को लेकर के लगातार मुस्लिम हो या हिंदू, वहां इस तरह के मामले कभी नहीं आए, पहली बार इस तरह की चीजें सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आपने कहा संजय राउत ने बंद अल्फाजों में साफ तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि वो गढ़ जो है वो आरएसएस का है। फिर क्या हम्म। ऐसा कारण रहा कि जहां वो दंगा भड़का है, क्या चीजें रही जिसको लेकर के रोका नहीं गया। और अगर हम बात करें जिस तरीके से, तो खुद मुख्यमंत्री भी औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके के बयान दे चुके हैं, उसके अंदर वो साफ कर चुके हैं कि 50 साल पहले जिस तरीके से वहाँ सिक्योरिटी बिठाई गई है उसके अंदर हम्म। वो कुछ नहीं कर पा सकते हैं, वो हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये इस तरह सेंसिटिव चीजों को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री का बयान आना, ये वाकई में एक चिंताजनक है। उसके साथ आप हम्म। नीतीश राणे को देखिए कि जिस तरीके से नीतीश राणे बाबरी मस्जिद और इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं कि हम्म। बाबरी के अंदर किस तरह सरकार खामोश बैठी हुई थी, दंगाइयों ने क्या किया था, आप उस तरीके से करिए। तो ये भी एक अलग मैसेज जाता है। इससे पहले कभी आप देखोगे तो वो और उनके पिता अलग-अलग पार्टियों में रहे, कभी उनकी विचारधारा कुछ रही है, अब की हम्म। विचारधारा उनकी अलग। टी राजा आते हैं महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करने के लिए, उनका अपना एक भाषण होता है जिस पर सरकार रोक नहीं लगाती है। तो सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत भारत की ज़मीन है, जिसके अंदर इस तरह के हालात बहुत कम होते रहे हैं। लेकिन मुंबई ने भले ही दंगा देखा हो, लेकिन हम्म। आप देखिए कि नागपुर ने पिछले 100 साल के इतिहास में ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। हालाँकि 92 के अंदर भी इस तरह के माहौल नहीं थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दंगा होने के बाद में
मीडिया जो है वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, वो भी 2 समुदाय के बीच जो है वो झगड़े की बात कर रही थी। हालाँकि ये हम्म। प्रॉपर एक तरीके से दंगा था, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता और ये दंगा जो है मुझे लगता है आदर्श हमारे देश के लिए, हमारे राज्य हम्म। के लिए बहुत बुरा है, हमारी अस्मिता के लिए बहुत बुरा है। ये लगातार नहीं, जो बुरा तो है ही, बड़ा बांटने धब्बा है और इसीलिए तो ये सवाल हम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ हुँ, यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, फिल्म एक रिलीज होती है छावा, उसके बाद अलग अलग बयान आना शुरू होते हैं। अबू आजमी का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ जाता है, जिस तरीके से वो औरंगजेब को लेकर तारीफ करते हैं, उसके बाद एक नई सियासत शुरू हो जाती है। उस सियासत की आग भड़कते भड़कते कब्र तक पहुंच जाती है, कब्र तोड़ने की मांग पर पहुंच जाती है। उसके बाद अब ये नागपुर की हिंसा। सवाल ये है, राजनीति एक पक्ष कर रहा है ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा, सभी पक्षों की तरफ से अपने अपने हिस्से की पूरी राजनीति हो रही है और दंगे के लिए मुझे लगता है कि सबको जिम्मेदार ठहराना होगा। बिल्कुल इसमें देखिए इनकार नहीं है, जहाँ फ़िल्म छावा की बात करें, तो वहीं छावा के अंदर आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि ये मामला फ़िल्म के बाद बढ़ा है। देखिए वो राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर उनको लगता है तो फ़िल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पे वो मामला दर्ज करा सकते हैं और मुझे पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस तरह जो चीज़ें हैं, वो सामने ला करके एक हम्म। अपने आप को हीरो बनाना चाहती है। देखिए चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर कंगना रनावत पे फ़िल्म बनी हो या छावा हो, इस तरह की जो फ़िल्म है, उस पे प्रमोशन किया जाता है। देखिए, दुखद बात ये है कि देश भर के अंदर इस तरह के हालात चल रहे हैं, संसद के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है, राज्यों के तो लेकिन अंदर छावा में जो कुछ विधानसभा के अंदर दिखाया गया है वो सब तो किताबों में है ना सर, इसीलिए मैं नहीं, मैं सवाल कर रहा वही हूँ। चीज़ें किताबों में है, वो ऐसा तो उसमें किताबों कुछ में है है, नहीं। हाँ, उसका सीमांकन हो गया है, वो सामने आ गया। किताबों के अलावा आप इस पूरे मामले को देखिए कि जो अबू हाशिम आज़मी का बयान है, वो बेतुका वक़्त आया हुआ बयान है, मैं उसका समर्थन हम्म। बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरियंस को अगर हम सुने, चाहे वो राम पुनियानी हो या बाकी ऐसे कई जगह हम्म। पर हिस्टोरिकल हम चीज़ें देखें, तो अबू हाशिम ने वो चीज़ें कही है जिसको लेकर के हिस्टोरियंस अक्सर बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कभी विवाद नहीं हुआ, लेकिन चूँकि वो अबू हाशिम थे, उनको थोड़ा समझना चाहिए था। उनका जो बयान था वो एक ऐसे वक़्त पे आया जब राज्य के अंदर एक मंत्री धनंजय मुंडे पर लगातार तलवार लटक रही थी, उसको लेकर के हम्म। विपक्ष हंगामा कर रहा था, उनके राजीनामा को लेकर के जो मामला हुआ था, जो मर्डर हुआ था वहाँ पर सरपंच का, उसको लेकर के लगातार चर्चाएँ हो रही थी और एक दबाव बना हुआ था। कृषि मंत्री के ऊपर एक मामला बना हुआ था, तो एक ठीक है, मतलब आग में जो है तेल का काम उन्होंने कर दिया अबू हाशिम के इस बयान ने, जिसको लेकर के राजनीति ने पूरी दिशा-दशा दोनों ही चेंज कर दी है। और आप देखिए हम्म। इस मामले के अंदर जब से जो चीज़ें बिगड़ती गई है, वो चाहे महाराष्ट्र की हो या चाहे हिंदुस्तान की राजनीति की हो, लगातार चीज़ें बिगड़ती जा रही है। देखिए उससे उससे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आप ऑपोज़िशन जहाँ बुमाबुम कर रहा है, आप देखिए जहाँ प्रधानमंत्री को 3 घंटा 17 मिनट जो है पॉडकास्ट देने का वक़्त है, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कितनी अहमियत है, क्या है, कैसे है, लेकिन देश को लेकर के हो रहे इस तरह दंगे को लेकर के उनके पास ये बयान करने के लिए शब्द नहीं है कि ये देश के लिए बहुत बुरा है, उन्हें शांति हम्म। बनाए रखनी चाहिए। आप देखिए एक भी स्टेटमेंट आप मुझे बताइए कहीं पर है, आपको कहीं नहीं नज़र आएगा, जबकि एक उम्मीद की जाती है देश के प्रधानमंत्री से, मणिपुर के मामले को लेकर के हो, संभल के मामले को लेकर के हो, हम्म। प्रधानमंत्री जो है वो खामोश है। देखिए देश का पैसा जो है, रुपया जो है वो गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा हम्म। रहा है। शेयर मार्केट तकरीबन 94 लाख करोड़ जो है वो पिछले 6 महीनों में खत्म हो चुकी है। लोगों के पैसे स्वाहा हो चुके हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, छोटी जॉब जो है वो हम्म। लगातार लाखों मैन्युफैक्चरर्स जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते हम्म। जा रहे हैं, टैरिफ को लेकर के कोई मामला नहीं किया जा रहा है। हर जगह खामोशी प्रधानमंत्री की तरफ से है, लेकिन पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बराबर 3 घंटे 17 मिनट जो है वो लगातार बातचीत की। इन हम्म। सभी चीज़ों को लेकर नहीं, के ये दर्शाता है कि वो सारे कहीं सवाल आपके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल उस पर सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, आरएसएस के पदाधिकारियों की तरफ से भी ये भी तो कहा जा रहा है ना कि भाई औरंगजेब जो है वो 300 साल पहले की बात है, अब इतने प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक पक्ष जो है वो उसको बिल्कुल जीने मरने से जोड़कर बैठा हुआ है। हाँ, जो अफवाह फैली जिसकी बात आपने की, वो जो हरी चादर जिस पर कलमा लिखा हुआ था, वो अफवाह कहां से फैली और क्या पुलिस उसको रोक सकती थी, इस पर तो सवाल जरूर उठने चाहिए। देखिए, एक तो मुझे बताइए आदर्श के वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इलाका है। दूसरा हम्म। आरएसएस का गढ़ होने के चलते वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। 30 हम्म। तारीख को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ नागपुर जाने वाले हैं, आरएसएस दफ्तर का उनका विज़िट है। यानी कि एक तरीके से सेंसिटिव एरिया, इंटेलिजेंस की हमेशा चहलकदमी वहाँ रहती है। तो क्या इसको इस तरह देखा जाए कि
इंटेलिजेंस फेलियर रहा है गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का या सेंट्रल का, कि इतनी बड़ी तैयारी की आप बात कर रहे हो। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने ये कहा था वहां मेट्रो का काम चालू है जहां पत्थर पड़े हुए थे, जिसको लेकर के समुदाय के लोगों ने उस पथराव किया है। हालांकि गाड़ी जलाने के वीडियो आए सामने, लेकिन इस बात को लेकर के मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद है। लेकिन हाँ, आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से प्रोवोक किया गया है, जिस समुदाय को भड़काया गया है, उसको चाहते तो वो बहुत ही आसानी से रोक सकते थे। वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा फेलियर के तौर पर मैं उसे देखता हूँ। दूसरी बड़ी बात जो है इस पूरे मामले के अंदर कि औरंगजेब जो है वो मुसलमानों के हीरो नहीं थे। लेकिन अगर हिस्टोरियंस की और जो इतिहास लिखा है उसकी बात माने, तो क्या ये इससे इनकार किया जा सकता है कि उनके वक्त की जो जीडीपी थी वो अलग थी। हालांकि 318 साल के बाद ये कहा जाता है कि वो कब्र को उखाड़ा जाएगा। मुझे बताइए, क्या कब्र उखाड़ने से आप ये चीजें, ये इतिहास मिटा दोगे कि अकबर से ज्यादा हिंदू राजा जो है वो औरंगजेब के पास बैठे करते थे, जीडीपी उसके दौर में सबसे बड़ी हुआ करती थी, और ऐसे कई अन्य तथ्य है जिसको लेकर के उसे एक बेहतर राजा के रूप में उस वक्त के दौर के लोग देखा करते थे। और दूसरी अगर बात करें तो देखिए इस पूरे मामले के अंदर आदर्श एक चीज समझिए, उस वक्त लड़ाई हिंदू मुसलमान की कहीं नहीं थी। उस वक्त जो लड़ाई थी वो राजपाट की थी कि कौन राजा बड़ा है, किसका राजपाट बड़ा होना चाहिए, किसकी ताकत बड़ी होनी चाहिए। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार लड़ाइयाँ होती थी। मराठा सैनिक ने भी, हमारी मराठा फौजों ने भी काफी बड़े लेवल पे उसको काम किया। बाकी मुगलों के और उनके अगर मुकाबले देखें आप, तो वो सारे ही लोगों ने लूट करके बाहर जाने की बात की थी। वहीं औरंगजेब के बारे में ये भी आता है कि उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर करना शुरू किया। तो इस तरीके से भी हिस्टोरियंस जो है एक तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को कि वो भारत को लेकर के ग्रोथ कराना चाहता। तो हर तरह के अलग अलग स्टोरियंस की अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग चीजें हैं। इस पर आज तक विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन अचानक ये विवाद की वजह क्या अबू हाशिम का बयान है, क्या मुसलमानों का ये चादर इस तरह यही की, या तो किस सवाल तरह है, के इसी विरोध पे को चर्चा हम लेकर कर रहे के हैं, यही सवाल है। और मैं इसमें ये भी इस जोड़ तरह देता की हूँ जो कि आखिर ये खत्म कैसे होगा। क्या महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर के भी इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि भाई सरकार हिंदुओं को, खास करके संजय राउत जो कह रहे थे कि भाई एक पक्ष को यानी कि हिंदुओं को डरा कर रखने की कोशिश हो रही है ताकि वो हमारे साइड जी पर रहे। बिल्कुल। अब तो चुनाव हो गए ना, अब तो चुनाव हो गए, तो चुनाव में नहीं वक्त नहीं है। नहीं, देखिए तो अभी बीएमसी अभी चुनाव अभी के लिए चुनाव अगर इस आरोप को मैं मुझे, सही मानूं तो आप ये मानिए, देखिए जिस तरह लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभाओं के अंदर जिस तरह के बटोगे कटोगे के नारे आए, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री आके कहते हैं, तो भाई एक है तो सेफ है, वो तो देश होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता राज्य नहीं है, हमारी प्राथमिकता पार्टी नहीं है। आप जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने आप एक पार्टी के लीडर है, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप देश के नेता हैं। उसी तरीके से योगी जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हेमंत विश्व वर्मा, आप देखिए कि उस तरह के बयान, आप देखिए पूरे देश को इस तरीके से कम्युनलाइज किया गया है कि लोग जो है एक दूसरे से मोहब्बत की जगह एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं। और आपने कहा इलेक्शन की बात, तो देखिए महाराष्ट्र में जो नगर निगम और निगम के जो इलेक्शन है वो अगर देखने जाओ, अगर मुंबई महानगर पालिका की मैं बात करूं तो महापालिका का इतना बड़ा बजट है कि कई अन्य छोटे राज्यों से बड़ा बजट सिर्फ महानगर पालिका का होता। जी तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के इंटरनल कलह एक अपने आप में चल रही है। ऑपोजिशन से अलग मामला चल रहा है, सेना से अलग चल रहा है। सेना, उद्धव ठाकरे की मैं बात करूं, एकनाथ शिंदे जो है वो आपस के अंदर चीजों को भले ही ना कहे, लेकिन वो अपने और कुछ चीजें खींचना चाहता है। सेंट्रल की राजनीति की अगर बात करूं तो सेंट्रल भी इन सारी चीजों को लेकर के इसलिए डरा हुआ है कि आरएसएस जो है वो पूरी तरीके से पीएम कैंडिडेट को लेकर के फडणवीस का नाम जो है वो धीरे धीरे करके आगे कर रही है। तो ऐसी कई गुत्थियां है जिसको लेकर के लगातार मामला किया जाता है। दूसरा एक नाम जो है वो, जिस तरीके से मैंने कहा कि कॉन्वोकेशन के एक प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से नितिन गडकरी की अगर वो पूरी स्पीच आप सुने तो उन्होंने साफ तौर पर ये माना कि किस तरीके से पार्टियों की गलती है, किस तरह ये एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात की जाती है। अगर वो होते तो ये सारी चीजें नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई आता है हिंदू मुसलमान की बात करता है, मैं लात मारने की बात करता हूँ। मुसलमानों को एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। मैंने अपनी कॉलेज भी दे दी। तो इस तरह की जो चीजें है वो एक साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों के अंदर वो भी एक बड़े दावेदार है। और नितिन गडकरी एक ऐसे दावेदार है जिसको लेकर के बीजेपी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करती है पूरे देश की कि हमने ये किया, तो उसके सबसे बड़े प्लानर या मास्टरमाइंड अगर कहेंगे, या उसकी जो मेहनत है, उसकी जो मुखिया है, वो नितिन गडकरी है। तो जिन चीजों को लेकर के आप
अपनी तारीफें या अपना काम बताते हैं, तो उनको एक डर जरूर है इस पूरे मामले के अंदर कि नितिन गडकरी का इस तरह का बयान कि उनके क्षेत्र में कभी इस तरह के हालात नहीं हुए, ना होने देंगे। तो ये जो बयान वो दर्शाता है कि ये सेंट्रल के लिए खतरा है और स्टेट के अंदर जो बैठ करके सेंट्रल तक जाने वाले हैं उनके लिए भी खतरा है। साथ ही आप देखिए कि इस दंगे के बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि नागपुर शहर के ही मुख्यमंत्री है, भाजपा के जो अध्यक्ष बावन कुले वो भी नागपुर से आते हैं, वो दोनों ही वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री का जो बयान आता है वो किस तरह का है और नितिन गडकरी की अपील किस तरह की है, तो वो भी एक साफ संकेत कहीं ना कहीं दे रहा है कि किस तरह के विवाद जो है वो आपसी तालमेल के अंदर है। इससे इनकार मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मुझे लगता है इस पूरे मामले को लेकर के, कि एक ठीक है। वो नगरी जहां पर कभी हिंदू मुसलमान या इस तरह की चीजें पिछले 100 सालों में नहीं हुई और अचानक होती है। तो संजय राउत का भी जिस तरीके से बयान है, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में जिस तरीके से कहा कि आप जो दंगा हुआ है वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शहर से है, आप को इस्तीफा देना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि किसके कहने पर, क्या इशारे पर, कौन इसका मास्टरमाइंड था इस दंगे का। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, संजय राउत हो, कांग्रेस हो, ये सब ने एक तरीके से सरकार पर हमला किया है कि ये दंगा जो हुआ है उसका इंटेलिजेंस फेलियर कहे या एक प्लानिंग कहे। भले ही हालांकि इसको पुलिस जो है एक समुदाय की प्लानिंग कहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले के अंदर पुलिस चाहती तो दोनों ही समुदाय पे नकेल कसकर आसानी से इस मामले को खत्म कर सकती थी और राज्य में शांति बनाए रख सकती थी। और मुझे भी एक यकीन है कि हमारे राज्य के अंदर जिस तरह आपने कहा किस तरह रुकेगा, तो जिस दिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले के अंदर इस दंगे और इस दंगाइयों के खिलाफ पूरी तरीके से एक होकर के लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। और मैं खुद, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, महाराष्ट्र के लोग, उनसे ये अपील करूंगा कि ये चीजें अच्छी नहीं है। ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के और हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारी नस्लें आने वाली है उनके भविष्य के लिए अच्छी चीज है। ये जो 318 साल पहले बीत चुका है उसको निकाल करके, उसको खोद करके किसी कौम का भला नहीं होने वाला है। आंखें आगे दी है ईश्वर ने, मुझे लगता है आगे देखना चाहिए, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आदर्श, ये अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है, उम्मीद सबसे यही करेंगे कि इस बात को वो समझे। हालांकि अब सियासतदान जो है और सियासी पार्टियां जो है वो तो इस तरह की घटनाओं से अपनी अपनी सियासत करती है, अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कि जो स्थिति बनी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, गतिरोध खत्म हो, जो वहां पर माहौल है वो ठीक हो और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो और इस तरह की घटना और भी कहीं देखने को ना मिले। बहुत धन्यवाद आपका इकबाल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए और जो परिस्थिति, जो सियासत है उस पर हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।